आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री। ठीक है, क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ठीक है, और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री में, वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो क्लास सिक्स की चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारा अतीत। ठीक है, हमारा अतीत चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर का जो कुछ है आपका महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। इतिहास के अध्ययन से प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। ठीक है, इतिहास पढ़ने से मुझे क्या मिलती है, तो इतिहास पढ़ने से प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट है कृषि के विकास और मानव जीवन की स्थिरता की कहानी इतिहास में वर्णित है। ठीक है, कृषि के विकास और मानव जीवन की स्थिरता की कहानी किस में वर्णित है, इतिहास में। तीसरा है, अगला पॉइंट है आपके सामने, अगला पॉइंट है दिया हुआ पॉइंट कहता है कि भारत का अतीत एक प्रकार से केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी है। ठीक है, भारत का जो अतीत है एक प्रकार से केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के बीच एक निरंतर संघर्ष की कहानी है। भारतीय शासकों ने विदेशों में साम्राज्य फैलाने की कोशिश कभी नहीं किया। हमारे जो भारतीय शासक थे वो उन्होंने कभी भी विदेशों में साम्राज्य फैलाने की कोशिश नहीं किया। भारत में अनेकताओं में एकता सदैव से वर्तमान है। ठीक है, हमारे भारत में क्या है, अनेकताओं में एकता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग, यहाँ पर बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो भारत में अनेकताओं में क्या है, एकता है। विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, तो भारत में क्या है, अनेकताओं में विविधताओं में एकता है। ठीक है, अगला है कि संपूर्ण भारत पर शासन करने वाले राजा अपने को चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, संपूर्ण भारत पर शासन करने वाले राजा जो है अपने को किस चीज़ से विभूषित किया, तो चक्रवर्ती उपाधि से क्या किया था, विभूषित किया। अशोक, समुद्रगुप्त आदि कई चक्रवर्ती सम्राट हुआ। ठीक है, भारत में अशोक, चंद्रगुप्त आदि कई चक्रवर्ती सम्राट हुए। अगला है कि सारनाथ में अशोक स्तंभ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अशोक स्तंभ कहाँ है आपका, सारनाथ में है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द हिस्टोरिया से हुआ है। ठीक है, इस इतिहास शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, आपका लैटिन शब्द से हुआ है। लैटिन शब्द आपका हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ है जांच पड़ताल द्वारा जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, लैटिन शब्द से। ठीक है, उत्पत्ति लैटिन शब्द हिस्टोरिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जांच पड़ताल द्वारा जानकारी को प्राप्त करना। तो ये था आपका अध्याय का कुछ महत्वपूर्ण बात है पाठ का। भारत ने पूरे विश्व को शिक्षा, साहित्य और गणित के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया। यूनान के हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, याद रखिएगा। हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। अगला है कि कार्बन 14 पद्धति प्राचीन अवशेषों के काल निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, कार्बन 14 पद्धति क्या है, प्राचीन अवशेषों को काल निर्धारण यानी उसकी समय उम्र ज्ञात करना, एक प्राचीन चीज़ों को समय उम्र ज्ञात करना क्या है, कार्बन 14 पद्धति है। ठीक है, और यह क्या है कि एक वैज्ञानिक पद्धति है कार्बन 14 पद्धति, जिससे पुराने वृक्षों की आयु ज्ञात किया जाता है। तो ये तो था आपका पाठ 1 का महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ। चलिए अब शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, पहला प्रश्न है इस पाठ की, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। और ये तुरंत बताएं आपको कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है ये आपका लैटिन शब्द से हुआ है। ठीक है, लैटिन शब्द हिस्टोरिया से हुआ है इतिहास शब्द की उत्पत्ति। तो यहाँ पर आपका लैटिन इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2 लैटिन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न कहता है आपके सामने है प्रश्न, जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऑप्शन जो है 2 राइट आंसर का ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है आपके सामने, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि अशोक ने अपने अभिलेख को किस लिपि में खुदवाए थे। ठीक है, तो अशोक ने अपने अभिलेख को जो है ना, ये आपका ब्राह्मी लिपि में खुदवाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, ब्राह्मी लिपि। चलते हैं अब यहाँ पर आपका बुक सारा ये जो क्वेश्चन है आपका बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया खाली स्थानों को भरिए। तो खाली स्थान को भरना है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक मानते हैं, तो यहाँ पर खाली स्थान क्या है कि डैश को इतिहास का जनक मानते हैं, तो इसमें क्या भराएगा, हेरोडोटस को। ठीक है, तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक मानते हैं। दूसरा है कि प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण को डैश कहते हैं, तो प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण को क्या कहते हैं, कार्बन पद्धति कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या भरा जाएगा, कार्बन पद्धति भरा जाएगा। अगला है कि अशोक के अभिलेख डैश लिपि में है, तो अशोक के अभिलेख जो है ना ब्राह्मी लिपि में है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ब्राह्मी। चौथा है मेगास्थनीज एक विजेता था, तो मेगास्थनीज एक डैश था, तो मेगास्थनीज एक विजेता था। अगला है कि सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। यहाँ पर प्रश्न इस तरह बनेगा कि अशोक स्तंभ डैश डैश में स्थित है, तो सारनाथ में स्थित है। ठीक है, सारनाथ में क्या आपका अशोक स्तंभ है। अब आपका चैप्टर 1 में जितने भी आपका प्रश्न दिया हुआ था वो समाप्त हुआ। अब चलते हैं आपका अगला चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 देखिए दिया हुआ है, चैप्टर 2 है। ठीक है, चैप्टर 2 दिया हुआ है आपके सामने। चैप्टर का नाम है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये आपका चैप्टर 2 का नाम है। चलिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर का जो कुछ मुख्य बिंदु दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि को प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। ठीक है, कहता है कि भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी होना क्या है, आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के कितने भागों में बांटा जा सकता है, 4 भागों में। पहला है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश शामिल है। पहला क्षेत्र में क्या कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो कश्मीर है, कांगड़ा है, कुमायूं और सिक्किम के प्रदेश। ठीक है, दूसरा है आपके सामने, दूसरा आपका भौगोलिक क्षेत्र क्या है, दूसरा है उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत का उत्तरी मैदान क्या होता है, अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, और यहाँ है दिया हुआ कि सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियाँ से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है का उत्तरी मैदान। तीसरा है दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ियाँ जो उत्तर भारत के दक्षिण भारत से पृथक करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पहाड़ी अलग करती है, तो आपका ये विंध्य पहाड़ी है। ठीक है, चौथा है कि सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। ठीक है, सुदूर दक्षिण में क्या है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ठीक है, और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिला है किधर, आपका सुदूर दक्षिण के मैदान में। तो इस तरह से भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र था पढ़े। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। याद रखिएगा, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र कहलाता है। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हारार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त के राजमहल के स्तंभ खोज निकाले। ठीक है, चंद्रगुप्त के राजमहल के स्तंभ की खोज किसने किया था, तो डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान से खुदाई करके क्या प्राप्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा इस टॉपिक को। अगला है बहुत ही शानदार टॉपिक है, इस सब चैप्टर के शुरुआत से में दिया हुआ है कि पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथि की गणना ईसा मसीह की जन्म तिथि से किया जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथि की गणना ईसा मसीह के जन्म से तिथि से किया जाता है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार और सुदूर दक्षिण के मैदान। अभी पढ़े हैं हम लोग।
अगला दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा था? तो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस तथा इंडोस और इस नदी के पूर्व स्थित प्रदेश को इंडिया कहा है। कौन कहा था? ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस कहा था, हिंदोस अथवा इंडोस, और इस नदी के पूर्व स्थित प्रदेश को क्या कहा था? इंडिया कहा था। कौन? ईरानियों और यूनानियों ने। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने है। बहुत ही शानदार टॉपिक ये सब है दिया हुआ। टॉपिक है कि इतिहास के माध्यम से हम अपने अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतिहास के माध्यम से हम अपने अतीत के बारे में क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने, बहुत ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक दिया हुआ है कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों आदि के जीवन के बारे में इतिहास से हमें पता चलता है। ठीक है, शिकारियों, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, वैज्ञानिक आदि के जीवन के बारे में हमें किससे पता चलता है? तो ये इतिहास से पता चलता है। मानव जीवन के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मानव जीवन के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 3 कालखंडों में। याद रखिएगा इस बात को। पहला खंड क्या है? तो पहला खंड है आपका प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। ये आपका क्या है? तो मानव जीवन के इतिहास के 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। एक कालखंड है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर अगला है बहुत ही शानदार टॉपिक है कि प्राचीन काल के अध्ययन का समय मानव जाति के विकास से लेकर 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक माना जाता है। ठीक है, प्राचीन काल के अध्ययन का समय मानव जाति के विकास से लेकर 8वीं शताब्दी से पूर्वार्ध तक क्या है? माना जाता है। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लगभग 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक काल को मध्यकाल माना जाता है। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से होता है। ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से होता है आपका आधुनिक काल का प्रारंभ। उसके बाद जो है आपका पूर्वार्ध, मध्यकाल का जो है ना, मध्यकाल का शुरुआत आपका होता है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से, और 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लगभग 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक क्या है आपका? मध्यकाल माना जाता है। आधुनिक काल जो है प्रारंभ के 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से होती है। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। टॉपिक है आपके सामने दिया हुआ। टॉपिक है कि भारत में आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार तथा शासन की नवीन प्रणाली का विकास 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार तथा शासन की नवीन प्रणाली का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी। याद रखिएगा, भारत का आज़ाद हुआ था 1947 को। अतीत की जानकारी हमें पुरातात्विक अवशेषों, महाकाव्यों, अभिलेखों से मिलती है। अतीत की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो पुरातात्विक से अवशेषों से, महाकाव्यों और अभिलेखों आदि से मिलती है। अब चलते हैं सीधा आपका इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। तो आपका चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बिंदु दिया होता है उसको पढ़े। अब चलते हैं सीधा प्रश्न पर। प्रश्न है कि मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष को प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो कार्बन 14 पद्धति विधि से करते हैं आपका मनुष्य या पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण। ठीक है, तो ऑप्शन जो है एक राइट आंसर होगा, कार्बन 14 पद्धति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है? तो ये आपका विंध्य पर्वत। ठीक है, विंध्य पर्वत। ऑप्शन जो है आपका 2 राइट आंसर होगा, विंध्य पर्वत। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चावल का प्राचीन प्रमाण जो है आपका कहाँ से? कोल्डिहवा से मिला है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, कोल्डिहवा। चलते हैं यहाँ पर आपका खाली स्थान को भरने वाला आ गया। खाली स्थान को भरना है। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई है। यहाँ पर प्रश्न बनेगा इस तरह कि डैश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सही, दक्षिण। दूसरा है भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। और प्रश्न इस तरह बनेगा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 4 हो जाएगा।
तीसरा है कि डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई करवाई थी। ठीक है, किसने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई करवाई थी? तो ये आपका डॉक्टर स्पूनर। चौथा है कि आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी से हुआ है। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से हुआ है? 18वीं शताब्दी से। और पांचवा है कि महापाषाणी संस्कृति का निर्माण 3000 वर्ष पूर्व भारत के लोगों ने किया था। ठीक है, महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किसने किया था? तो भारत के लोगों ने किया था। कब किया था? 3000 वर्ष पूर्व किया था। अब यहाँ पर मिलान करने वाला है। ठीक है, मिलान करने वाला है। चलिए मिलाते हैं प्रश्न। मिलान करने वाला सब किताब का क्वेश्चन है भाई आपका। खांसी, तो खांसी क्या है? एक जनजाति है। अफ्रीका क्या है? महादेश है। मगध आपका प्रथम बड़ा साम्राज्य था। और मेगालिथ ये दक्षिण भारत है। और चौपानी माडो यह का आपका अनाज का प्रमाण मिला है। कहाँ से? आपका चौपानी माडो से। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले चैप्टर की 20-19 प्रश्न फिर हम लेकर आएंगे आपका अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।